सो हेलो एंड वेलकम ऑल डियर स्टूडेंट्स। क्लास 10 की केमिस्ट्री में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि पिछले क्लास तक हम लोग किसके किसके बारे में पढ़ लिए थे, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल पढ़ लिए थे। आज हमको क्या पढ़ना है? आज हमको केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल पढ़ना है, यानी कि धातु तथा अधातुओं के रासायनिक गुण के बारे में हमको पढ़ना है। तो आइए अब आज हम चर्चा करते हैं इसके बारे में। तो जैसे पहली प्रॉपर्टी हम क्या पढ़ेंगे? पहली प्रॉपर्टी पढ़ेंगे रिएक्शन विद एयर, यानी कि एयर के साथ मेटल जब या नॉन मेटल रिएक्शन करते हैं तो क्या बनाते हैं। जैसे कि रिएक्शन विद एयर, अब देखिए एयर में हम यूजुअली O2 के साथ रिएक्शन देखते हैं। किसके साथ? O2 के साथ रिएक्शन देखते हैं ना। तो देखिए जैसे पहला हमने क्या लिखा है कि धातु ऑक्सीजन के साथ क्रिया करके धातु ऑक्साइड बनाते हैं। क्या? जो मेटल हैं वो वायु की O2 के साथ रिएक्ट होकर मेटल ऑक्साइड बनाते हैं। अगर हम जनरल रिएक्शन की बात करें तो जनरल रिएक्शन में क्या होगा कि जो हमारा मेटल है ऐसे होगा, मेटल है यहाँ पे मेटल लिख दिया जाएगा। फिर मेटल जो है हमारा वो वायु की ऑक्सीजन के साथ क्रिया करता है और वायु की ऑक्सीजन के साथ क्रिया करके क्या बनाता है? मेटल ऑक्साइड बनाता है। क्या बनाता है? मेटल ऑक्साइड बनाता है। ठीक, जैसे आइए कुछ एग्जांपल्स के बारे में चर्चा करते हैं। कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। जैसे हमारे पास एक मेटल है Na। क्या है? Na एक मेटल है और वो ऑक्सीजन से क्रिया करता है। किससे क्रिया करता है? ऑक्सीजन से। तो अब क्या करेगा? अब देखिए यहाँ पे क्रिस क्रॉस हो जाएगा ना। ऐसे देखिए जैसे हमारे पास Na है, Na की वैलेंसी कितनी होती है? Na की वैलेंसी पॉजिटिव होती है, 1 होती है, और ऑक्सीजन की वैलेंसी कितनी होती है? 2 निगेटिव ना। तो यहाँ पे क्रिस क्रॉस हो जाएगा, तो ऐसे ऐसे हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा? Na2 हो जाएगा। 2 जो है इधर चला आया तो Na2 हो गया, और ये एक पॉजिटिव है तो ऑक्सीजन के पास आ जाएगा तो क्या हो जाएगा? Na2O। तो मतलब सोडियम ऑक्सीजन के साथ क्रिया करता है तो क्या बनाता है? क्या बनाता है? मेटल ऑक्साइड ना। तो क्या बनाएगा? सोडियम ऑक्साइड। क्या बनाएगा? सोडियम ऑक्साइड। तो क्या हो जाएगा? Na2O। ऐसे ही जैसे हमारे पास एक एग्जांपल, जैसे ये देखो, ये पढ़ चुके हो, ये पहले चैप्टर में ही पढ़ के आ रहे हो। जैसे मैग्नीशियम जो है वो जब ऑक्सीजन के साथ क्रिया करता है ना, वायु की ऑक्सीजन के साथ ही क्रिया करता था ना। ये देखिए एक फिगर में दर्शाया भी है। तो देखिए मैग्नीशियम जो है वो ऑक्सीजन के साथ क्रिया करेगा तो फिर क्या होगा? फिर यहाँ पे क्रिस क्रॉस होगा। आइए देख लेते हैं कैसे। जैसे Mg है हमारे पास, Mg के ऊपर कितनी वैलेंसी होती है? 2 पॉजिटिव। ऐसे ही जो ऑक्सीजन होता है उसकी वैलेंसी कितनी होती है? तो ऑक्सीजन जो होता है उसकी वैलेंसी कितनी होती है? 2 निगेटिव होती है। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा? अब यहाँ पे क्रिस क्रॉस हो जाएगा। क्या हो जाएगा? क्रिस क्रॉस हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे 2 है, इधर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा? Mg2 हो जाएगा, और इधर 2 है। देखिए माइनस प्लस का कोई मतलब नहीं होगा, यहाँ केवल नंबर्स में मतलब है ना। तो अब ये वाला 2 इधर यहाँ आएगा तो क्या हो जाएगा? Mg2O2, और 2 से 2 कैंसिल, बचा क्या? MgO, यानी कि मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो क्या हो जाएगा? मैग्नीशियम ऑक्साइड। यानी कि मेटल जो है, अब देखिए एक प्रॉपर्टी ये भी जान लीजिए कि धातु ऑक्साइड क्षारीय प्रकृति के होते हैं और लाल लिटमस को नीला कर देते हैं। यानी कि मेटल ऑक्साइड आर बेसिक इन नेचर बिकॉज दे टर्न रेड लिटमस ब्लू। तो कुछ एक्सेप्शनल केस भी होते हैं। क्या होते हैं? एक्सेप्शनल केस होते हैं। जैसे कि अभी हमने क्या बताया? अभी हमने यही बताया ना कि मेटल ऑक्साइड आर बेसिक इन नेचर। मेटल ऑक्साइड क्या होते हैं? बेसिक इन नेचर होते हैं, मतलब कि वो बिकॉज दे टर्न रेड लिटमस ब्लू, क्योंकि वो लाल लिटमस को नीला कर देते हैं। पर कुछ मेटल बेसिक ना होकर, देखिए कुछ धातु ऑक्साइड उभयधर्मी एम्फोटेरिक होते हैं, यानी कि कुछ जो मेटल होते हैं वो बेसिक ना होकर एम्फोटेरिक, एसिडिक एंड बेसिक दोनों कैरेक्टर के होते हैं। केवल मेटल यहां लिख लीजिएगा यहां पे थोड़ा। तो कुछ मेटल जो होते हैं वो बेसिक ना होकर एम्फोटेरिक होते हैं। आप एम्फोटेरिक का मतलब क्या समझते हो? एम्फोटेरिक का मतलब क्या है? एम्फोटेरिक मतलब एसिडिक एंड बेसिक बोथ कैरेक्टर। क्या? एसिडिक एंड बेसिक कैरेक्टर ना। तो यही है। अब इसके एग्जांपल में जैसे कुछ आ जाएंगे। अब मेटल ऑक्साइड, अब यहाँ पे मेटल ऑक्साइड की बात हो जाएगी, ये काटिएगा मत, लिखे ही रहिएगा। तो जैसे एग्जांपल में जैसे Al2O2 और जैसे ZnO, ये सब ऐसे मेटल ऑक्साइड हैं जो एम्फोटेरिक, जिनमें एसिडिक बेसिक दोनों कैरेक्टर होता है। तो इसको
ध्यान दीजिएगा। जैसे क्वेश्चन है, मान लीजिए अब आप कैसे शो करेंगे कि ये एम्फोटेरिक है ना। अब आप कैसे शो करेंगे, आप कैसे शो करेंगे कि ये एम्फोटेरिक है? तो जिनको भी आपको शो करना है वो ऑक्साइड ले लीजिए, उसका एक रिएक्शन एसिड के साथ और एक रिएक्शन बेस के साथ दिखा दीजिए ना। एक रिएक्शन एसिड के साथ और एक रिएक्शन बेस के साथ दिखा दीजिए। जैसे हमने ये पहला क्या दिया था, Al2O3, ये 3 है, ये 3 है Al2O3। जैसे मान लीजिए कि हमें इसी को दिखाना है कि Al2O3 जो है एम्फोटेरिक है, तो ले लीजिए Al2O3 ले लीजिए। अब इसको किसी पहले एसिड के साथ रिएक्शन दिखा दीजिए। तो जैसे ही एसिड के साथ रिएक्शन दिखाएंगे क्या हो जाएगा, HCl। तो ये क्या फॉर्म करेगा, ये क्या फॉर्म करेगा, तो यहां से क्या हो जाएगा, ये और ये Al क्लोरीन से रिएक्ट हो जाएगा तो क्या बन जाएगा, AlCl3 बन जाएगा, जो कि क्या है, एल्यूमिनियम क्लोराइड है। क्या है, एल्यूमिनियम क्लोराइड है ना, एल्यूमिनियम क्लोराइड है। और निकलेगा क्या, ये H ये O, मतलब H2O। क्या हो जाएगा, H2O, जल यहां पे हमें प्राप्त होगा। तो अब देखिए, अब Al2O3 को अब एक कास्टिक सोडा NaOH से रिएक्शन करा दीजिए। थोड़ा नीचे लिखते हैं हम, Al2O3 का कास्टिक सोडा NaOH से रिएक्शन करा देते हैं। अब ये क्या फॉर्म करेगा, अब ये फॉर्म करेगा NaAlO2 प्लस H2O। अब ये क्या है, सोडियम एल्यूमिनेट ना, सोडियम एल्यूमिनेट है, ये सोडियम एल्यूमिनेट। हम आपको समझाना क्या चाह रहे हैं, हम आपको ये समझाना चाह रहे हैं कि हमने Al2 को HCl से रिएक्ट कराया तो ये HCl से भी रिएक्शन कर रहे हैं, और ये अगर Al2O3 को ही NaOH यानी एक बेस से रिएक्शन करा रहे हैं तो इससे भी रिएक्शन हो जा रहा है। चूंकि ये दोनों के साथ रिएक्ट कर ले रहा है, सो दे आर एम्फोटेरिक, ना। ठीक, अब जैसे अब देखिए ऑर्डर ऑफ, अब हमको क्या, अब हम जैसे ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी सीरीज देखें उससे पहले आइए ZnO का भी एग्जांपल देख लेते हैं कि ZnO के एग्जांपल में क्या मामला है। आइए इसकी भी चर्चा कर लेते हैं। जैसे कि हमारे पास ZnO है, सेम फॉर ZnO, जिंक ऑक्साइड। अब इस पे किसी एसिड से रिएक्शन करा देते हैं, तो किसी एसिड से रिएक्शन कराएंगे तो क्या बनेगा, ZnO HCl से रिएक्ट करेगा तो क्या बनाता है, ZnCl2 प्लस H2O, ये बनाएगा। अब ऐसे ZnO को किसी बेस से क्रिया करा दो, क्या हो जाएगा, ZnO प्लस NaOH क्या फॉर्म करेगा, Na2 ZnO2 प्लस H2O। अब ये क्या है, ये है सोडियम जिंकेट। क्या है, सोडियम जिंकेट है। ठीक, सो इट इज आल्सो एम्फोटेरिक, ओनली दीज टू आर एम्फोटेरिक। इसको जानते रहिए, केवल Al2O3 और ZnO, ओनली दीज टू आर एम्फोटेरिक। ठीक, ओनली दीज टू आर एम्फोटेरिक, इसको एकदम ध्यान से अच्छे से जानते रहिएगा। तो आइए अब देखिए हमको सेकंड क्या चर्चा करना है, ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी विथ ऑक्सीजन। तो ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी विथ ऑक्सीजन में क्या होगा, सबसे तेज सोडियम रिएक्ट करता है, फिर मैग्नीशियम रिएक्ट करता है, फिर जिंक, फिर Fe, फिर Cu। ये ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी विथ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के साथ जो मेटल रिएक्ट करते हैं तो सबसे आगे क्या है, सोडियम, फिर मैग्नीशियम, फिर जिंक, फिर Fe, फिर Cu। और एम्फोटेरिक केवल दो होते हैं, Al2O3 और ZnO। तो आइए अब एक क्वेश्चन हम लोग कर लेते हैं कि सोडियम और पोटेशियम को प्रायः केरोसिन ऑयल में रखा जाता है, क्यों? ये बचपन से क्वेश्चन आप लोग पढ़ते आ रहे होंगे, तो इसका जो आंसर है वो आज हम आपको बता देते हैं कि सोडियम और पोटेशियम को प्रायः केरोसिन ऑयल में क्यों रखा जाता है। देखिए उसका रीजन ये है कि सोडियम इज क्वाइट रिएक्टिव एंड पोटेशियम इज आल्सो क्वाइट रिएक्टिव टुवर्ड्स ऑक्सीजन ना। सोडियम भी क्वाइट रिएक्टिव होता है और जो पोटेशियम होता है वो भी क्वाइट रिएक्टिव होता है। क्वाइट रिएक्टिव मतलब त्वरित अभिक्रिया करता है ना, क्वाइट रिएक्टिव होते हैं। तो अगर इन्हें हम ऐसा ही ओपन करके रखेंगे तो ये एयर के कांटेक्ट में आ जाएंगे। अगर खुला छोड़ देंगे, ओपन रखेंगे तो ये एयर के कांटेक्ट में आ जाएंगे, एयर के कांटेक्ट में आ जाएंगे और अपने ऑक्साइड बना लेंगे। जैसे Na है,
Na है ना, अभी ये रिएक्शन भी देर ही पड़ रहे हैं ना। तो अब इसी में जान लेते हैं कि सोडियम और पोटेशियम को केरोसिन ऑयल में क्यों रखा जाता है। अगर हम इसे खुला छोड़ दें, जैसे सोडियम है, सोडियम को खुला छोड़ देंगे, खुला छोड़ने का मतलब वायु की ऑक्सीजन प्राप्त कर लेगा, और जैसे ही वायु की ऑक्सीजन प्राप्त करेगा क्या बना लेगा, Na2O, अभी जो कि हम रिएक्शन करके आ रहे हैं। ऐसे ही केरोसिन भी, ओ सॉरी, पोटेशियम भी है, पोटेशियम ऑक्सीजन के साथ क्रिया कर लेगा तो क्या बनाएगा, K2O बना लेगा। और ये जो ऑक्साइड बन रही है ये नेचर में एक्सप्लोजिव होती है क्योंकि काफी हीट रिलीज होती है। सो ये केरोसिन ऑयल में रखा जाता है ताकि ये एयर के कांटेक्ट में ना आ सके और ये एक्सप्लोजिव ना हो सके। चलिए अब हम नॉन मेटल के केस की बात करते हैं। इन केस ऑफ नॉन मेटल ना, नॉन मेटल एक्शन विद एयर देख रहे हैं, और मेटल और नॉन मेटल के साथ, दोनों के साथ एक साथ में प्रॉपर्टी हम देख ले रहे हैं। तो एयर के साथ मेटल की प्रॉपर्टी देख लिए, अब एयर के साथ नॉन मेटल की प्रॉपर्टी देख लेते हैं। तो ये नॉन मेटल जो होते हैं ना, ये ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके नॉन मेटल ऑक्साइड बनाते हैं। क्या बनाते हैं, नॉन मेटल ऑक्साइड। अगर हम जनरल रिएक्शंस की बात करें, किसकी, जनरल रिएक्शन की बात करें, तो जो नॉन मेटल ऑक्सीजन से क्रिया करेंगे तो ऐसे करेंगे, नॉन मेटल रहेंगे, वो ऑक्सीजन से क्रिया करेंगे तो क्या बनाएंगे, नॉन मेटल ऑक्साइड बनाएंगे। क्या बनाएंगे, नॉन मेटल ऑक्साइड बनाएंगे। जैसे एग्जांपल हमारे पास कुछ हैं, जैसे कि सल्फर है, वो ऑक्सीजन के साथ क्रिया करता है तो क्या बनाता है, सल्फर डाइऑक्साइड, SO2 बनाता है। ऐसे ही कार्बन है, वो ऑक्सीजन के साथ क्रिया करता है तो क्या बनाता है, कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है। ऐसे ही जैसे हमारे पास H2 है, वो O2 के साथ क्रिया करके क्या बनाएगा, H2O, जल बना देगा। तो अब इनकी भी नेचर की बात करें ना, देखिए सब मेटल ऑक्साइड, नॉन मेटल ऑक्साइड ही बन रहे हैं, नॉन मेटल ऑक्साइड ही बन रहे हैं ना, नॉन मेटल ऑक्साइड ही बन रहे हैं। तो अब इनकी भी नेचर की बात करें तो नेचर में क्या होता है, ये अम्लीय होते हैं, अर्थात ये नीले लिटमस को लाल कर देते हैं। मींस दे आर एसिडिक इन नेचर बिकॉज दे टर्न ब्लू लिटमस रेड। बट हमारे आसपास कुछ ऐसे मेटल ऑक्साइड होते हैं जो न्यूट्रल होते हैं ना, कुछ मेटल ऑक्साइड ऐसे होते हैं, क्या, कुछ नॉन मेटल ऑक्साइड ऐसे होते हैं जो कि न्यूट्रल होते हैं। अब इनके भी कुछ एग्जांपल्स जान ले, इसको थोड़ा माइंड में रखिएगा, कभी कभी पूछ लेता है कि जैसे न्यूट्रल मींस क्या होता है, नाइदर दे आर एसिडिक नॉट बेसिक, नाइदर दे आर एसिडिक, ना तो वो एसिडिक है और ना ही बेसिक है। इनके एग्जांपल क्या क्या होंगे, जैसे हमारे पास कार्बन मोनोऑक्साइड Cu, NO, जैसे कि H2O, एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ये सब क्या है, ये सब न्यूट्रल होते हैं। चलिए अब देखिए, अभी तक हम रिएक्शन विद एयर देख लिए थे, मेटल के केस में देख लिए, नॉन मेटल के केस में देख लिए। अब अदर प्रॉपर्टी पढ़ें, अदर प्रॉपर्टी स्टार्ट करें तो उससे पहले हमको रिएक्टिविटी सीरीज पढ़ लेना है। हमने पहले चैप्टर में इसकी कुछ चर्चा की थी, लेकिन यहां पे भी एक बार चर्चा कर दे रहे हैं। तो अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट अकॉर्डिंग टू देयर रिएक्टिविटी, तो इसमें हमने सारे एलिमेंट्स मेटल ही लिए हैं, सभी एलिमेंट्स मेटल ही लिए हैं ना, तो उन्हें हमने रिएक्टिविटी के अकॉर्डिंग अरेंज किया है। इसमें हमने हाइड्रोजन से सेपरेशन लिया, ये देखिए इसमें हमने हाइड्रोजन से सेपरेशन लिया है ना, हाइड्रोजन से सेपरेशन लिया है। तो हाइड्रोजन के ऊपर वाले जो हैं, हाइड्रोजन के ऊपर वाले जो हैं वो ज्यादा रिएक्टिव हैं, मोर रिएक्टिव हैं, और हाइड्रोजन के नीचे वाले बहुत कम रिएक्टिव हैं। हमने इसमें मेटल लिया है। अब आपके मन में आएगा कि कार्बन नॉन मेटल था तो इसको हटा दिए ना, इसको रिमूव कर नहीं लिए, हम रेड कलर से लिखे नहीं लिए हैं। तो अब आपके मन में क्वेश्चन आएगा कि कार्बन को तो काट दिए तो हाइड्रोजन को क्यों रख दिए। इट इज एक्चुअली सेपरेटिंग द मोर रिएक्टिव मेटल्स फ्रॉम लीस्ट रिएक्टिव मेटल। जो हाइड्रोजन है इसको हमने एक बाउंड्री लाइन मान ली है ना, बाउंड्री लाइन मान ली है कि इसके ऊपर वाले जो हैं वो मोर रिएक्टिव होंगे, ज्यादा रिएक्शन करने वाले होंगे, जल्दी रिएक्शन करने वाले होंगे, और इसके नीचे वाले जो होंगे वो क्या होंगे, लीस्ट रिएक्टिव होंगे। आइए अब हम लोग सेकेंड प्रॉपर्टी के बारे में चर्चा करते हैं। क्या है वो, रिएक्शन विद वाटर, यानी कि जब मेटल जल के साथ क्रिया करता है तो क्या होता है, और जब मेटल जो नॉन मेटल है वो जल के साथ क्रिया करता है तो क्या होता है। तो देखिए कि इसमें क्या होता है, जो मेटल होता है वो जब जल के साथ रिएक्ट करता है तो मेटल ऑक्साइड नहीं, यहाँ पे हो जाएगा, सॉरी कुछ मिस्टेक हुई है, इसको लिख लीजिए हाइड्रोक्साइड होगा। ये क्या होगा, हाइड्रोक्साइड बनाते हैं और हाइड्रोजन गैस मुक्त होती है। तो अगर इसके जनरल रिएक्शन की बात करें
तो जनरल रिएक्शन क्या होगा, जैसे हमारे पास कोई मेटल है ना, कोई मेटल है और वो जल के साथ क्रिया करेगा, जल को उसको आयनों के रूप में लिख दिए हैं, तो जो मेटल है वो किसके पास जाएगा, OH निगेटिव आयंस के पास जाएगा। हमेशा हमेशा ध्यान रखना, मेटल मेटल के ऊपर पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव वैलेंसी होती है हमेशा हमेशा। तो जो मेटल है वो किसके पास, जब भी आप H2O से रिएक्शन किसी मेटल का कराओ तो सबसे पहले H+ लिख लो और OH निगेटिव ऐसे लिख लो, फिर मेटल को डायरेक्ट किसके पास भेज दो, OH निगेटिव के पास, ये दोनों ऐड हो जाएंगे, बाकी ये जो हाइड्रोजन है H2 के रूप में मुक्त होगा। तो क्या बना लेगा, मेटल हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी ना। अब जैसे अगर एग्जाम्पल्स की बात करें, एग्जाम्पल की बात करें तो हमारे पास सोडियम एक मेटल है ना, सोडियम अगर जल के साथ क्रिया करेगा तो हम क्या बोले थे कि अब हमेशा हमेशा आयनों की तरह लिख लिया करो। आयनों की तरह लिखने का मतलब H+ और OH निगेटिव, मतलब जो Na है वो किसके पास जाएगा, OH से रिएक्ट कर लेगा और H जो है ये H2 के रूप में रिलीज हो जाएगा। तो आइए देखते हैं, Na जो है वो जब OH के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या होगा, OH के ऊपर निगेटिव और Na के ऊपर पॉजिटिव, क्रिस क्रॉस हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, NaOH बना लेगा। यानी कि इस रिएक्शन में हमें क्या क्या फाइंड होगा, Na प्लस H2O के फलस्वरूप हमें मिल रहा है NaOH ना, क्रिस क्रॉस से देख लिए, और क्या हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी तो क्या हो जाएगा H2, हाइड्रोजन गैस यहाँ पे रिलीज हो रही है। ऐसे सिमिलरली अगर हम बातचीत करें कि कैल्शियम एक हमारे पास मेटल है, एक हमारे पास कैल्शियम भी मेटल है, कैल्शियम जब जल के साथ क्रिया करेगा तो क्या बनाएगा, फिर वही बात, मेटल किसके पास चला जाएगा, OH निगेटिव आयन के पास चला जाएगा ना, तो Ca और OH निगेटिव आयंस, C के ऊपर कितना चार्ज होगा, 2 पॉजिटिव, क्रिस क्रॉस हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, CaOH ट्वाइस हो जाएगा, ठीक हो जाएगा ना। तो इसका मतलब कैल्शियम जो है जब जल के साथ क्रिया करता है तो क्या बना देता है, CaOH ट्वाइस, और साथ ही साथ क्या होगा, इसमें हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी ना। आइए कुछ बातें जान लेते हैं, जैसे कि कुछ कोल्ड वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं, मतलब कुछ मेटल कोल्ड वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं, जैसे कि कोल्ड वाटर मतलब कुछ मेटल जो हैं वो केवल और केवल कोल्ड वाटर के साथ ही रिएक्ट करेंगे ना, वाटर में भी किससे, कोल्ड वाटर से। अगर एग्जांपल्स की बात करें तो जैसे हमारे पास पोटेशियम है, जैसे हमारे पास सोडियम है, जैसे हमारे पास कैल्शियम है, तो ये सब किससे, ये सब मेटल जो है कोल्ड वाटर से क्रिया करते हैं। और देखिए साथ ही साथ कुछ हॉट वाटर के साथ, गर्म जल के साथ क्रिया करते हैं। ऐसे कौन कौन से मेटल हैं जो गर्म जल के साथ क्रिया करते हैं, तो जैसे कि अगर उनके एग्जांपल्स की बात करें तो जैसे Mg हमारे पास है, Mg हमेशा हॉट वाटर के साथ क्रिया करता है। जैसे एल्यूमिनियम हमारे पास, वो हमेशा गर्म वाटर के साथ क्रिया करता है। जैसे हमारे पास जिंक है, वो हमेशा गर्म जल के साथ क्रिया करता है। और क्रिया कैसे करेगा हम आपको एग्जाम्पल के साथ दिखा दिए हैं। ऐसे ही कुछ जो होते हैं वो स्टीम के साथ रिएक्ट करते हैं, मतलब कि भाप के साथ रिएक्शन करते हैं, ना वो कोल्ड वाटर ना हॉट वाटर, वो किसके साथ रिएक्ट करते हैं, स्टीम के साथ रिएक्शन करते हैं कुछ। अब उसमें जो स्टीम के साथ रिएक्शन करते हैं उनमें जैसे कि हमारे पास एल्यूमिनियम, मान लीजिए एल्यूमिनियम हमारे पास है ना, एल्यूमिनियम है हमारे पास। अब एक बात आपको और बता देना चाहते हैं कि जो भी मेटल जो है स्टीम के साथ रिएक्शन करते हैं, वो जैसे अभी हम क्या देख रहे थे, मेटल जो थे वो जल के साथ क्रिया कर रहे थे तो क्या बना रहे थे, मेटल हाइड्रोक्साइड ना, MOH प्लस हाइड्रोजन गैस रिलीज हो रही थी। लेकिन अब हम क्या कह रहे हैं, कुछ मेटल ऐसे होते हैं वो ना तो हॉट वाटर से ना कोल्ड वाटर से रिएक्शन करते हैं, बल्कि वो किससे रिएक्शन करते हैं, भाप वाली अवस्था, जल की भाप वाली अवस्था से रिएक्शन करते हैं। अब कौन कौन से मेटल ऐसे हैं, जैसे एल्यूमिनियम हमारे पास है, जिंक है, Fe है, Sn है, Pb है, ये सब ऐसे मेटल हैं जो स्टीम के साथ रिएक्शन करते हैं ना। अब एक बात और जानिए कि हमने अभी बताया ना कि स्टीम के साथ रिएक्शन करने पे वो मेटल हाइड्रोक्साइड नहीं बनाएंगे, यहाँ पे अब मेटल ऑक्साइड बनाएंगे। जैसे मेटल था वो जल के साथ क्रिया कर रहा था तो मेटल हाइड्रोक्साइड बन रहा था और H2 गैस रिलीज हो रही थी ना। लेकिन अब जब ये स्टीम के साथ रिएक्शन करेंगे तो मेटल हाइड्रोक्साइड नहीं बनाएंगे, केवल मेटल ऑक्साइड बनाएंगे। क्या बनाएंगे, मेटल ऑक्साइड बनाएंगे। क्यों, देखते हैं। ऐसे देखिए, ऐसे जैसे Al है हमारे पास ना, Al है, Al जो है वो जब H2O लेकिन किस अवस्था में, स्टीम अवस्था में है,
जब रिएक्शन करेगा तो क्या बनाएगा जानते हैं, Al2O3 बनाएगा। क्या बनाएगा, Al2O3 प्लस हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी। अब यहाँ पे देखिए Al2O3 क्या है, मेटल ऑक्साइड है, ना कि हाइड्रोक्साइड है। तो इसको जानते रहिएगा कि कुछ स्टीम के साथ रिएक्शन करते हैं लेकिन वो उस अवस्था में हाइड्रोक्साइड नहीं केवल ऑक्साइड बनाते हैं। चलिए अब देखिए यहाँ पे प्रॉपर्टी में क्या है, मेटल जब वाटर के साथ रिएक्शन करेगा तो कुछ रिएक्ट ही नहीं करते हैं, कुछ मेटल वाटर के साथ रिएक्ट ही नहीं करते हैं। मतलब जैसे अभी हम आपको एक रिएक्टिविटी सीरीज पढ़ा के आ रहे हैं ना, रिएक्टिविटी सीरीज, उसमें कई सारे मेटल्स थे। हमने क्या किया था, H2 को एक हाइड्रोजन को एक बाउंड्री लाइन मान लिया था, उसके ऊपर वाले जितने थे वो मोस्ट रिएक्टिव थे, उसके नीचे वाले जो थे वो लेस रिएक्टिव थे ना। तो यहां पे यही हो रहा है कि हाइड्रोजन के जो बिलो है, हाइड्रोजन के बिलो जितने मेटल्स हैं रिएक्टिविटी सीरीज में, हाइड्रोजन है इसके नीचे जो भी मेटल्स हैं वो रिएक्ट ही नहीं करते हैं। जैसे आप रिएक्टिविटी सीरीज में देखेंगे तो जैसे कॉपर, Ag, Au, प्लेटिनम, दे आर लेस रिएक्टिव देन वाटर, ये वाटर से कम रिएक्टिव होते हैं, और यू कैन से दे आर वेरी लीस्ट रिएक्टिव दैट दे कांट डिस्प्लेस हाइड्रोजन ना। जैसे हमारे पास, चलिए कॉपर का एग्जांपल लेते हैं, कॉपर पे कितना वैलेंसी होती है, 2 पॉजिटिव। चलिए अब इसको जल से क्रिया कराते हैं, देख लेते हैं। तो क्या हो जा रहा है, जो ये क्या नाम से हाइड्रोजन है और ये कॉपर है, ये जो कॉपर है ये लो रिएक्टिव है ना, ये कॉपर लो रिएक्टिव है। आप जब देखोगे तो क्या हो रहा है कि जो कॉपर है वो हाइड्रोजन के नीचे है, और हमने आपको पहले चैप्टर में बताया था कि जब इधर मोस्ट रिएक्टिव रहेगा, इधर लीस्ट रिएक्टिव रहेगा, इधर ज्यादा रिएक्शन वाला मतलब ज्यादा जिसके पास स्ट्रांग है, जो ज्यादा पावरफुल है, और इधर कमजोर है तो रिएक्शन, सॉरी इधर जो है वो कमजोर है और इधर पावरफुल है तो रिएक्शन नहीं अकर करती है। यहां पे यही हो रहा है, Cu जो है वो कमजोर है, लो है, रिएक्टिविटी सीरीज में देखिए हाइड्रोजन के नीचे है, इसलिए यहां पे रिएक्शन नहीं हो पाएगी। इसीलिए हम कह रहे हैं कुछ मेटल्स जो होते हैं वो रिएक्शन ही नहीं करते, जैसे कॉपर, Ag, Au और प्लेटिनम। चलिए अभी तक हम लोग मेटल के केस में देख लिया ना कि वाटर के साथ कैसे रिएक्ट करता है। अब बात करते हैं इन केस ऑफ नॉन मेटल। तो नॉन मेटल जो होते हैं वो वाटर के साथ रिएक्ट ही नहीं करते हैं। अब ऐसा क्यों होता है भाई, देखिए नॉन मेटल वाटर से रिएक्ट नहीं करते हैं क्योंकि नॉन मेटल को भी रिएक्ट करने के लिए हाइड्रोजन को रिप्लेस करना पड़ेगा। नॉन मेटल को भी रिएक्ट करने के लिए हाइड्रोजन को रिप्लेस करना पड़ेगा ना, हाइड्रोजन को रिप्लेस करना पड़ेगा, ठीक है। तो जैसे नॉन मेटल है हमारे पास ना, ये जब जल के साथ क्रिया करेंगे तो H+O- तो रिएक्शन ही नहीं अकर करेगी, क्यों, क्योंकि H को रिप्लेस करने के लिए H+ आयन गैस बनाने के लिए, मतलब आयन से इसको एटम बनाना है ना। H पॉजिटिव जो है, H पॉजिटिव में, पॉजिटिव का मतलब इसने इलेक्ट्रॉन लूज कर रखे हैं, H पॉजिटिव में ये जो पॉजिटिव है इसका मतलब क्या है, इसने इलेक्ट्रॉन लूज कर रखे हैं, तो एटम बनने के लिए इसे वापस से अपने इलेक्ट्रॉन गेन करने पड़ेंगे ना। ध्यान सुनिएगा एकदम, वापस से इसको मेटल बनने के लिए एटम बनने के लिए अपने इलेक्ट्रॉन गेन करने पड़ेंगे, और हमें पता है कि नॉन मेटल किसी को इलेक्ट्रॉन दे ही नहीं सकते, दे आर देमसेल्व्स इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर्स, मतलब कि वो जो नॉन मेटल्स होते हैं वो खुद इलेक्ट्रॉन ग्रहण करते हैं, वो किसी को क्या देंगे भाई, तो ये कैसे किसी को डोनेट कर सकते हैं। अगर ये डोनेट कर पाते तो H+ को तब ये हाइड्रोजन आयन एटम बन सकते हैं, पर क्योंकि ये डोनेट ही नहीं कर सकते हैं, बिकॉज इनकी टेंडेंसी ही नहीं है डोनेट करने वाला, देयरफॉर हाइड्रोजन कांट बी रिप्लेस्ड बाय नॉन मेटल, they don't have extra electron to make it an atom from iron, or we can say that they can't reduce hydrogen ना, जो ये रिप्लेस ही नहीं कर पा रहे हैं ना, तो क्या हो जाएगा, इसीलिए जो नॉन मेटल होते हैं वो वाटर से रिएक्शन नहीं करते हैं, ठीक है। चलिए अब हम लोग तीसरी प्रॉपर्टी देखते हैं जो कि क्या है, रिएक्शन विद डाइल्यूट एसिड, मतलब
तनु अम्लों से क्रिया ना। अब इस तीसरी प्रॉपर्टी में, ये कौन सी प्रॉपर्टी है? तीसरी प्रॉपर्टी। अब इस तीसरी प्रॉपर्टी में भी हम रिएक्टिविटी सीरीज का यूज करेंगे, इसलिए हमने बोला था कि याद कर लीजिए तभी आगे बढ़िए, रिएक्टिविटी सीरीज का यूज करेंगे ना। तो आपको पता है कि एसिड वे होते हैं जिनके अंदर हाइड्रोजन उपस्थित रहता है या दिखता रहता है। जैसे हमने आपको पढ़ाया था कि HCl ये भी एसिड है, जैसे H2SO4 है ये भी एसिड ही है, जैसे HNO3 है ये भी एसिड है, जैसे तो ऐसे इसी प्रकार के जो जितने भी हमारे पास कंपाउंड्स हैं ये सब क्या है? एसिड है। हम आपको पहले ही बता दिए थे, इसीलिए आप सेकंड चैप्टर में एसिड बेस साल्ट चैप्टर में हमने आपको बता दिया था। और डाइल्यूट एसिड वे होते हैं। डाइल्यूट एसिड मतलब क्या समझते हो? डाइल्यूट एसिड वे होते हैं जो, बताओ खुद से एक बार, वीडियो पॉज करो, रिमाइंड करो। डाइल्यूट एसिड वे होते हैं जिनमें वाटर का कंटेंट काफी हाई होता है। वाटर कंटेंट होता है ना, वाटर कंटेंट जो होता है वो काफी हाई मात्रा में होता है, तो वो क्या होते हैं? डाइल्यूट एसिड होते हैं। तो इन केस ऑफ मेटल, इन केस ऑफ मेटल, जो मेटल्स हैं अम्ल के साथ क्रिया करके अपने रिस्पेक्टिव साल्ट बनाते हैं और हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है। जो मेटल होते हैं वो क्या होते, जो मेटल है वो अम्ल के साथ क्रिया करके अपने रिस्पेक्टिव साल्ट बनाते हैं, मींस दे रिएक्ट विद एसिड टू फॉर्म देयर रिस्पेक्टिव साल्ट एंड हाइड्रोजन गैस इज रिलीज्ड। अगर हम जनरल रिएक्शन की बात करें ना, जैसे हमारे पास मेटल है, मेटल के ऊपर हमेशा हमेशा क्या है? पॉजिटिव ही होगा ना, इसकी वैलेंसी हमेशा पॉजिटिव होगी। और जैसे कि जनरल में कैसे हम लिखते हैं किसी एसिड को, हमने क्या बताया था? ऐसे लिखे थे ना, H+X नेगेटिव, ऐसे लिखते थे ना। अब X की जगह कुछ भी हो सकता है, क्योंकि हाइड्रोजन हमेशा हमेशा एसिड में उपस्थित रहता है, तो हाइड्रोजन हमेशा रहेगा। अब ये जो X है ना, इसी के स्थान पर कुछ ऐड होगा तो वो क्या बनता जाएगा? एसिड बनता जाएगा। तो जब मेटल किसी एसिड से रिएक्शन करेगा तो हमेशा हमेशा क्या बनाएगा? MX। देखिए M जो है किससे रिएक्ट कर लेगा? X से, MX बना देगा, प्लस हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी। मेटल, और ये MX क्या है? मेटल का रिस्पेक्टिव साल्ट है ना, मेटल का रिस्पेक्टिव साल्ट है। अगर हम एग्जांपल की बात करें, जैसे आइए एग्जांपल देख लेते हैं, फिर समझ जाएंगे हम लोग। जैसे हमारे पास कोई मेटल जिंक है, अब जिंक के ऊपर कितनी वैलेंसी होती है? 2 पॉजिटिव। जिंक के ऊपर 2 पॉजिटिव वैलेंसी होती है और ये एसिड के साथ रिएक्ट कर लेगा। मान लीजिए HCl के साथ रिएक्ट करता है, तो H के ऊपर पॉजिटिव और Cl के ऊपर नेगेटिव आयंस। जो लोग सेकंड चैप्टर सही से नहीं पढ़े हैं, बहुत दिक्कत होगी, इसलिए कह रहे हैं सेकंड चैप्टर अच्छे से पढ़ लेना, ठीक। अब जो जिंक है वो HCl के साथ रिएक्शन करेगा तो क्या बनाएगा? हम क्या यहाँ हमने क्या बताया था? यहाँ मेटल था, ये किसके पास चला गया था? देखिए ध्यान से देखिए, X के पास गया था ना, H के पास नहीं गया था। तो यहाँ भी क्या होगा? जिंक जो है ये किसके पास जाएगा? Cl के पास जाएगा, तो क्या बनाएगा? अब क्रिस क्रॉस अपने से कर लो, क्या बनाएगा? ZnCl2। और रिलीज क्या होगी? रिलीज हाइड्रोजन गैस होगी। क्या होगी? रिलीज हाइड्रोजन गैस होगी। तो मतलब आप समझ रहे हो ना कि अम्ल के साथ क्रिया करके अपने रिस्पेक्टिव साल्ट बना रहे हैं। ये क्या है? जिंक क्लोराइड साल्ट होता है ना। ऐसे ही जैसे हमारे पास अब एक रिएक्शन और इधर दिखाते हैं, ये थोड़ा ध्यान देने योग्य है, कभी कभी पूछ लेता है। जैसे हमारे पास मैग्नीशियम है ना, अब मैग्नीशियम के ऊपर कितना? 2 पॉजिटिव रहेगा। और जैसे हमारे पास कोई एक एसिड है HNO3 ना, HNO3 है। अब H के ऊपर कितना होगा? पॉजिटिव आयन होगा, और Na3 के ऊपर नेगेटिव आयन होगा। अब ये आपस में रिएक्शन करेंगे तो क्या? Mg किसके पास जाएगा? हम क्या बोले थे? Mg हमेशा हमेशा जो X के स्थान पे आया है। देखिए H था, ये H, तो H है यहाँ पे ना, H है। अब X के स्थान पे क्या है? X के स्थान पे NO3 है ना, तो Mg किसके पास जाएगा? NO3 के पास जाएगा। तो Mg NO3 से रिएक्शन करके क्या बनाते हैं? क्रिस क्रॉस कर लीजिएगा आप, MgNO3 का टेकन ट्वाइस बनाएंगे ना। और इसमें यही बस अब जो कर रहे हैं, अब जो कह रहे हैं ये ध्यान देना है। Mg जब भी HNO3 से रिएक्शन करेगा तो देखिए यहाँ पे हाइड्रोजन गैस रिलीज हो रही थी ना, लेकिन बस इसमें H2O जल बनेगा, यहाँ पे जल बनेगा। क्यों बनेगा ये भी बता रहे हैं, क्योंकि द रीजन बीइंग HNO3 इज गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, यानी कि HNO3 जो होता है गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। ये इट ऑक्सीडाइज हाइड्रोजन टू हाइड्रोजन ऑक्साइड, पर रिएक्शन में साल्ट ही बनेगा। ये ऑक्सीडाइज करके हाइड्रोजन ऑक्साइड बना देता है, हाइड्रोजन नहीं ना।
तो इसीलिए यहाँ पे H2O बन रहा है और ये साल्ट बनेगा ही बनेगा ना। इसको थोड़ा EMG वाला थोड़ा ध्यान देना। अब देखिए रिएक्टिविटी सीरीज में हाइड्रोजन से नीचे वाले मेटल अम्लों से हाइड्रोजन को विस्थापित नहीं कर पाते हैं, अतः रिएक्शन नहीं होती है। जैसे जैसे अगर हम बात कर लें, हमारे पास क्या है, कॉपर है, क्या है, कॉपर है ना। अब कॉपर जब HCl के साथ क्रिया करेगा तो हमने देखिए आपको हम रिएक्टिविटी सीरीज पढ़ा चुके थे ना, जहां हाइड्रोजन को हम बाउंड्री लाइन मान लिए थे, हाइड्रोजन के ऊपर वाले मोस्ट रिएक्टिव थे और हाइड्रोजन के नीचे वाले लीस्ट रिएक्टिव थे। अब बताइए जो कॉपर होता है वो रिएक्टिविटी सीरीज में ध्यान से देखना, अगर याद किए होगे तो याद होगा, नहीं तो रिएक्टिविटी सीरीज बुक से खोल के देखो। जो कॉपर है वो हाइड्रोजन के नीचे है। अब नीचे मतलब कमजोर है। अब कमजोर वाला भाई बड़े वाले से कैसे लड़ाई कर लेगा, हाँ, हाइड्रोजन से कैसे लड़ाई कर लेगा, हाइड्रोजन से नीचे है मतलब हाइड्रोजन से कमजोर है। अब जो कमजोर है वो पावरफुल से कैसे फाइट कर लेगा, नहीं कर पाएगा ना, इसलिए यहां पे रिएक्शन नहीं अगर करती है, देयरफॉर द रिएक्शन डज नॉट टेक प्लेस। अब देखिए अब नॉन मेटल के केस की बात करें, अभी तक मेटल के केस में डाइल्यूट एसिड के साथ रिएक्शन देखे, अब नॉन मेटल के केस में देख लेते हैं। तो जो नॉन मेटल होते हैं वो डाइल्यूट एसिड के साथ रिएक्शन नहीं कर पाते हैं। अब ये क्यों होता है, ये रीजन भी जान लेते हैं ना। तो जो नॉन मेटल होते हैं, नॉन मेटल को डाइल्यूट एसिड से रिएक्ट करने के लिए हाइड्रोजन को विस्थापित करना पड़ेगा और विस्थापित करने के लिए उन्हें इलेक्ट्रॉन को दान करना पड़ेगा। और नॉन मेटल जो होते हैं वो स्वयं इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने वाले होते हैं ना, तो वो दान कर नहीं पाएंगे, इसलिए क्या होगा, रिएक्शन संभव नहीं है। जैसे नॉन मेटल है रहेगा तो जो हमारे पास इस प्रकार से मेटल अम्ल रहेगा तो वो रिएक्शन नहीं कर पाएगा, यहाँ पे रिएक्शन नहीं होगी। क्यों, क्योंकि जो नॉन मेटल होते हैं उनको इलेक्ट्रॉन दान करना पड़ेगा रिएक्शन करने के लिए, लेकिन ये खुद इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने वाले होते हैं, तो कहां से दान करेंगे। जिसके पास पैसा नहीं है, कोई पैसा मांग ले तो कहां से देगा, जिसके पास इलेक्ट्रॉन खुद ही मांगा हुआ है तो वो कैसे दान कर सकता है ना, इसलिए यहाँ पे रिएक्शन नहीं होती है।